हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल वाली दीदी। आज की इस वीडियो में हम साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो ये देखो आप, आइस सॉल्ट से तो कुछ नहीं होने वाला। आइस यहाँ पे है और ये बल्ब यहाँ पे है थर्मोमीटर का, तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अब ये इन दोनों ऑप्शंस में हमें फर्क समझना होगा। क्या है कि यहाँ पे तो फुल डिप्ड है और यहाँ पे इसको डिप नहीं करा हुआ, तो ऑब्वियसली जहाँ पे डिप किया हुआ है तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। Engulfing of food materials or foreign bodies by cell like amoeba is called। खाना खा रहे हैं, कौन खा रहा है? अमीबा। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब कुछ और टर्म्स भी समझ लेते हैं जो इस ऑप्शन में दी हुई है हमें, जैसे कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो पहले हम प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। Plasmolysis क्या है? Is a process that occurs when plant cells lose water and shrink, causing the cell membrane to pull away from the cell wall। तो सेल वॉल से दूर हो जाता है क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है ना। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? Is a process that occurs when plant cell lose water and shrink, causing the cell membrane to pull away from the cell wall। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहाँ से? फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाई कंसंट्रेटेड एरिया बोल लो, ठीक है, या रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, जैसा भी आपका मन करे आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको जरूर लिखना है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग अक्रॉस a semi permeable membrane from high concentrated solution या एरिया जो भी आपका मन करे, to less concentrated solution। और अगर मान लो आपके पेपर में ये आ जाए, ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, तो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप डिफाइन कर सकते हो फिर। ठीक है, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये इज अ सरफेस, एक हमारा सरफेस होता है दैट अलाउस, क्या अलाउ करता है? द सेलेक्टेड सब्सटेंस या सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, है ना।
तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही पास करने देते हो। अगली जो डेफिनेशन है वो हमें क्या पढ़नी है, डिफ्यूजन की। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में बस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, पार्टिकल्स लिखोगे। तो प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम मोर कंसेंट्रेटेड एरिया या हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ सॉल्यूशन, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से लिख सकते हो, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एरिया या सॉल्यूशन। तो इसको लिख देते हैं हम, इज अ प्रोसेस of particles moving from, कहाँ से मूव करेंगे, मोर या फिर हाई कंसेंट्रेटेड एरिया टू लेस कंसेंट्रेटेड एरिया। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना जैसे मैंने हाई लिखा है तो इधर आप लो लिखना। ठीक है, लेस की जगह पे यहाँ पे आप इसको लो लिखना, तो हाई और लो हो जाएगा, और मोर और लेस ये पेयर बना के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी दे और मैग्नीट्यूड भी दे। तो हमें पता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर में हमें सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। अब इनके आगे यूनिट स्केलर या यूनिट वेक्टर मिल जाए तो इसका क्या मतलब है, देखो यूनिट स्केलर क्या है, वही स्केलर की नॉर्मल डेफिनेशन, उसमें आपको क्या मिलता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड मिलता है ना, इक्वल टू, यहाँ पे बस वैल्यू 1 हो जाती है उसकी। ऐसे ही यूनिट वेक्टर में क्या मिलेगा, इसमें आपको डायरेक्शन तो मिलेगी, लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आपको यूनिट दिख जाए ऐसे, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि विच गिव्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 1, तो क्या हो जाता, यूनिट वेक्टर हो जाता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प, या फिर आपसे पूछ ले कि मेजर कार्प कौन सी है, तो आप क्या आंसर दोगे, कटला। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नर्व सेल डज नॉट कंटेन, तो उसमें क्या नहीं होता, तो ये नर्व सेल का एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा हुआ है आप लोगों के लिए। इसमें न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सन है, नर्व की एंडिंग है, सेल बॉडी है। क्या नहीं है हमारे पास, टेंडन्स नहीं है ऑब्वियसली। टेंडन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू होते हैं टेंडन्स, दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स और अदर स्ट्रक्चर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर, देखिए ये हमें फिगर दी है। सबसे पहले आपको फिगर्स जितनी भी हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, उन सबको देख लेना। तो ये फिगर जो है आपको पता होनी चाहिए किसकी है, ये फिगर है क्लोरोप्लास्ट की। इसमें ये जो ए है, जो लिक्विडी सब्सटेंस है, ये क्या होगा, मैं बार इसको इरेज कर लूं सारे को। तो हमें पता चल गया है सबसे पहली बात तो क्या, कि ये जो डायग्राम है
ये गिवन फिगर है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। दूसरी बात, ये लिक्विडी सब्सटेंस दिख रहा है हमें, है ना? ये क्या है? ये स्ट्रोमा है। बी क्या है? क्या लग रहा है आपको? बी क्या है हमारा? ग्राना। और सी क्या है हमारा? थाइलाकॉइड्स। ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी ऑल पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल। नहीं, क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है हमें? सिर्फ थाइलाकॉइड्स में। थाइलाकॉइड्स में ही क्लोरोफिल के पिगमेंट क्लोरोफिल मिलता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पार्ट लेबल्ड ए इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ओके। पार्ट लेबल सी इज ग्रैनम। क्या सी हमारा ग्रैनम है? नहीं, सी तो थाइलाकॉइड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत हो गया ऊपर वाला। पार्ट लेबल बी इज कॉल्ड इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। नो, बी हमारा क्या था? ग्रैना। ठीक है, तो इसको भी हम काट देंगे। तो ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज बी। ए इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर ए एंड बी? तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार, देख लें कि पूछना क्या चाह रहा है भाई। क्या ए हमारा डिवाइड बाय 22.4 एल है? अच्छा, इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि डिवाइड करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स में जाना चाहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 22.4 एल। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या करना है? मल्टीप्लाई, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड वाला तो ऑप्शन ही कट गए। अब वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या करें कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स बन जाए? तो क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई? नहीं, हमें तो डिवाइड करना है। स्मूथ मसल कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं स्मूथ मसल्स में? हमें पता है, थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं। The position of water level in measuring cylinder before and after immersing a solid in it are as shown in the figure below. वॉल्यूम निकालनी है हमें। क्या है फिगर? ये है फिगर। तो पहले ये थी और ये आफ्टर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या हो गया होगा? चेंज, चेंज के बराबर हो गया होगा। चेंज इन लेवल ऑफ, या लेवल बाय वॉल्यूम, जो कि बराबर है किसके? 4.2 माइनस 2.4 इक्वल टू 1.8। ये आ गया आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज करती है फ्रॉम 0 to v, और कांस्टेंट रेट हमें ए दिया हुआ है। उसके बाद कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद क्या होता है? फाइनली डिक्रीज कर जाती है जहाँ पे कांस्टेंट रेट पी दिया हुआ है। एल टोटल डिस्टेंस मान लो, तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो अगर मैं खाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एल अपॉन, मान लो मैंने स्पीड के हिसाब में कुछ निकाला, तो मुझे दिख रहा है कि किसी भी ऑप्शन में इतना इजी आंसर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तीन कैसे हो गए भाई? देखो, पहले 0 to v वाला, उसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर v2 जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखो यहाँ पे तो मेरा टाइम इजीली निकल जाएगा, है ना? इन वाले केसेस के लिए मेरा टाइम निकल जाएगा क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज दे रखी है।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी में पुट करूँगी और यहाँ से t निकल जाएगा मेरा, चलो t तो दोनों केसेस में निकल जाएगा ये। लेकिन जो S2 वाला केस है इसमें मैं टाइम कैसे निकालूंगी? इसमें तो मुझे सिर्फ ये बोला है कि वो चीज़ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन इंटरवल। अब कितनी देर तक कांस्टेंट है वो मुझे नहीं पता, तो मुझे उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के बाद मुझे उसका टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी देर तक वो ये जो इंटरवल है उसमें कितनी देर तक वो कांस्टेंट रहा। और जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे वही मेरा डिस्टेंस क्या है, L डिस्टेंस है, वही ये लिखा L बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ओके डन भाई, तो मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन, क्योंकि मैंने S1 जो इधर वाला है उसका टाइम निकाला T1, फिर मैंने S2 इतना सब करने के बाद उसका टाइम निकाला और फिर S3 का टाइम निकाल के मुझे ऐड करना होगा। ये आपको दिख रहा है 1 मार्क का, लेकिन ये थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है। चलो खैर मायूस नहीं होंगे, हम सॉल्व करेंगे। आइए मैं एक बार इसको इरेज कर दूं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मेरे स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है तब क्या होगा, तब मेरे को a की वैल्यू a दे रखी है, ये रहा, और u की वैल्यू 0 दी है और v की वैल्यू क्या दी है, v। तो यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैंने निकाला पहला टाइम निकाल दिया मैंने। चलो t1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, v की जगह v रखा था, ये तो 0 हो गया, v इक्वल टू 0 प्लस a t1। तो t1 की वैल्यू क्या आ गई, v बाई a। अब यहाँ का डिस्टेंस भी निकाल लो साथ के साथ। चलो s1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, 1 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, u0 v बाई a प्लस हाफ इंटू ए t1 का स्क्वायर v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। s1 की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर बाई 2a। अब आगे जब मेरी स्पीड डिक्रीज करती है तब क्या है, तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और एक्सेलरेशन दी है मुझे p, लेकिन क्योंकि डिक्रीज कर रहा तो वो माइनस का p हो जाएगा, है ना, रिटार्डेशन बन जाएगा। यहाँ से मेरा v इक्वल टू यू प्लस ए टी 2 के लिए निकाल रहे हैं हम, तो t2 क्या बन जाएगा, सॉल्व करेंगे जब हम, तो v की जगह रखो 0, u की जगह रखो v माइनस p t का स्क्वायर, है ना। अब ये सॉल्व करके क्या बन गया, v बाय p। अब यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बन जाएगा, सेकेंड डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू ए माइनस का p इंटू s2 इक्वल टू v का स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या है हमारे पास, v की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर इज 0, और माइनस u का स्क्वायर जिसकी वैल्यू v है इस केस में। तो s2 क्या बन गया मेरा, माइनस से माइनस से नेगेटिव कट जाएगा, ये 2p उधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर बाय 2p बन जाएगा। ओके तो पहला टाइम हमारा निकल चुका है, दूसरा टाइम भी हमारा निकल चुका है, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है, टोटल टाइम। लेकिन अब जो है हमें ये वाला टाइम हो गया, ये वाला टाइम नहीं पता, ये वाला टाइम हो गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस L माइनस करना पड़ेगा ताकि हम ये डिस्टेंस निकाल पाए। पहले तो इसको S3 मान लो, यहाँ पे S3 इक्वल टू L माइनस क्या
S1 प्लस S2, तो L माइनस कॉमन निकाल लेंगे, v स्क्वायर बाई 2, अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/p। अब ये डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, हमें टाइम निकालना है इस वाला का। टाइम 3 इक्वल टू डिस्टेंस 3 अपॉन स्पीड 3। स्पीड तो वही है ना, कांस्टेंट रही है ना, तो कितनी कांस्टेंट रही होगी, v कांस्टेंट रही होगी, इक्वल टू L माइनस v स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन p बाई v। अब कुछ नहीं कर रही मैं, अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ, एक v से v कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इन तीनों का सम हो जाएगा, तो v बाई a प्लस v बाई p प्लस L बाई v माइनस v बाई 2 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन p। अब इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या बन जाएगा, v बाई a माइनस का v बाई 2a, ठीक है, इसको कर दिया मैंने, प्लस v बाई p माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का v बाई 2p प्लस l बाई v। जगह तो कम पड़ गई है, खैर अब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 LCM लोगे तो 2v माइनस v क्या बन जाएगा, v अपॉन 2a, v अपॉन 2a। सिमिलरली इसमें भी यही बन जाएगा, प्लस v अपॉन 2p प्लस l बाई v। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर लिखती हूँ, l बाई v प्लस v कॉमन, 2 कॉमन, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन p। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है वो देख लेते हैं ऑप्शन। l इसमें क्या है हमारा ऑप्शन, v बाई 2, v बाई 2 होना चाहिए, ये आ रहा है v बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑब्वियसली 1 मार्क के हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसको भी मैं नीचे ही सॉल्व कराती हूँ। इफ k l m n shells of an atom are full, total number of electrons कितने होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि k शेल में 2 होते हैं, l शेल में 8 होते हैं, m में 18 और n में 32। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60। टू प्रिपेयर माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल, सैंपल कहाँ से लेंगे हम, ऑब्वियसली इनर साइड ऑफ चीक विद अ टूथपिक, ब्लेड से तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये देखो जो हमने ऊपर डिस्कस करा था वो एक क्वेश्चन में बन के आ गया। तो क्या है, श्रिंकेज होती है ना उसमें, the shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium. A change is said to be physical change when no energy change occurs. अच्छा, आगे all statements are correct. The change can be easily reversed. ऑप्शन डी क्या बोलता है, no new substances are formed. तो आप यहाँ पे ये चीज देखना कि आपसे चेंज कौन सा पूछा है, फिजिकल चेंज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर केमिकल चेंज बोला होता तो उसमें एनर्जी चेंज होती है, नए सब्सटेंस बनते हैं, इजीली चेंज नहीं रिवर्स कर पाते हम, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये जो स्टेटमेंट्स है इनके ऑपोजिट कर दोगे जब आप,
तो किसके बन जाएंगे, वो केमिकल चेंज के बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। A solution in which size of particle is about 10 की power minus 10 meter is called true solution। ठीक है। A solution which contain maximum possible amount of solute any given temperature, उसको saturated solution बोलते हैं, सही है। In suspension the size of particle is of order, हाँ ये भी सही है, या उससे लार्जर हो सकता है। ये सारा थ्योरेटिकल है, ठीक है, जो आपको याद करना होता है, रटना होता है, वही है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या है, अ कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। तो सारे ऑप्शन सही हो गए इसके। एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज नोन एज, इस एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी है उसकी, तो उसको क्या बोल देंगे, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का एक और नाम क्या होता है, हाइपरट्रोफिकेशन। हाइपरट्रोफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं एक वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गे हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो अब क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्गे और एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, फिश स्पीशीज में डिप्लीशन हो जाएगी, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन जो है इंड्यूस किससे होती है, ज़्यादातर बाय डिस्चार्ज ऑफ फॉस्फेट, जिसके अंदर जैसे डिटर्जेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीवेज हो गए, जब ये सारी चीज़ों का डिस्चार्ज हम एक्वेटिक सिस्टम में कर देते हैं तो उससे यूट्रोफिकेशन बढ़ जाती है, जो कि क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। अब एक बार इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, फाइटो एनरिचमेंट क्या होता है, ठीक है, नीचे लिखते हैं अमोनिफिकेशन के बारे में। अमोनिफिकेशन क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया। तो क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। और इसे कौन कैरी करता है, इसको कैरी करते हैं, कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या फंजाई। इट इज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल and is carried out by microorganisms like bacteria and fungi। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में क्या है, प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन नहीं, प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप इसको यहाँ पे नेचुरल वर्ड भी ऐड कर सकते हो, नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। और ये भी एक असेंशियल पार्ट है एक नाइट्रोजन साइकिल का, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ये असेंशियल पार्ट है, इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। राइटिंग को प्लीज अवॉइड करना। अब पढ़ना है फाइटो एनरिचमेंट। ये क्या होता है,
ये प्रोसेस होता है that adds phytoconstituents to food and other products is a process that adds, सॉरी मैंने यहाँ पे फोटो लिख दिया ना, ये फाइटो है, that adds phytoconstituents to foods and other products. अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। असर्शन में क्या दिया है हमें? A boy is enjoying a ride on merry-go-round which is moving at constant speed of 10 meter per second. The boy is in uniform accelerated motion. Obviously, चलो constant speed है उसकी तो constant acceleration हो गई, ठीक है। रीजन क्या है? अब रीजन के लिए क्या बोलना चाह रहा है वो? A boy has uniform acceleration if it travels in straight line and its velocity first decreases, then increases by equal amounts in equal interval of time. नहीं, पहले डिक्रीज हो और फिर इंक्रीज हो, ऐसा तो कुछ रूल नहीं पढ़ा था हमने, है ना। हमने पढ़ा है a body has uniform acceleration if it travels in a straight line यहाँ तक and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time. तो इस यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Solids do not diffuse in air. Okay. The particles are closely packed in solids. ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शंस में हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या बोला उसने? Both A and R are true and R is correct explanation of A. Obviously क्योंकि particles tightly पैक होंगे, closely पैक होंगे और इसी वजह से वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, तो A is correct. Vessel and sieve tubes both are meant for transport purpose. बिल्कुल सही। Vessels are lignified. ओके, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या इसकी? क्या वेसल्स जो है इज अ लॉन्ग डिस्टेंस चैनल है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का, और सीव ट्यूब्स क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. Walls of vessel is lignified. Lignification is absent in sieve tubes. तो इसीलिए जो है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सही है। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये भी सही है। लेकिन क्या ये रीजन जो है वो इसका करेक्ट है असर्शन के लिए? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। तो वर्क डन क्या हो जाता है वहां पे? देखो जब मैंने सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, किस में मूव करती है? सर्कुलर पाथ में। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगी कहाँ? सेंटर पे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेस, लेकिन सैटेलाइट का क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेस पे हो गया। देखो किसी भी पॉइंट पे ऐसे ही तो जाएगी सैटेलाइट, है ना। और ये हो गया हमारी डायरेक्शन। मान लो इस पॉइंट पे, मान लो अभी यहाँ सैटेलाइट है और यहाँ पे हमारी फोर्स लग रही है, तो ये आपस में क्या आ गया? परपेंडिकुलर बन गया ना। तो परपेंडिकुलर में हमें क्या पता चला? therefore the force of gravity of earth on satellite and the direction of motion are perpendicular to each other. तो नेट वर्क डन क्या बन जाएगा?
तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। ये थीटा क्या होता है, एंगल होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी है हमें 90 डिग्री, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे। और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क डन क्या बन जाएगा, 0। अब और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉय ऑफ मास 40 kg runs up a flight of 50 steps, each 10 centimeter high in 5 seconds. Find, पहला हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द बॉय, दूसरा पावर डेवलप्ड, और g की वैल्यू हमें दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करा देती हूँ मैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, s इक्वल टू 50 इंटू 10, तो 500 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर्स, है ना। और हमें क्या दिया है, 40 kg दिया है। हमें पता है फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है तो g हो जाएगा। तो 40 इंटू 9.8, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 392 न्यूटन्स। तो वर्क क्या होता है, फर्स्ट वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, 392 इंटू में 5, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1960 जूल्स। हमें यूनिट 7 के साथ लिखनी है। अब सेकंड में क्या बोला है, पावर, कितनी पावर है। तो सेकंड पार्ट के लिए पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। टाइम हमें दिया था 5 सेकंड, तो 1960 बाय 5, ये क्या बन गया, 392। पावर है, पावर को किस में लिखेंगे, वॉट, या तो कैपिटल डी या वॉट ऐसे लिख सकते हो आप। कैपिटल डी बोला मैंने, सॉरी, कैपिटल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डू सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कौन सी कंडीशंस पे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे। व्हेन वर्टिकली जर्क इज गिवन टू अ स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव्स आर फॉर्म्ड। गिव 3 फीचर्स ऑफ दीज वेव्स। कुछ नहीं पूछ रहा, ट्रांसवर्स वेव के 3 फीचर्स पूछ रहा है आपसे, है ना। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ये रहा। पहला, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दूसरा, ट्रांसफॉर्म वेव्स क्या करती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स बनाती हैं। और तीसरा कि वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और अगर आपको इन तीनों के अलावा कोई और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। For any substance, why does temperature remain constant during change of state? क्यों होता है ऐसा? Once the change of state of substance begin or start, तो energy which is now supplied is being used up as latent heat. इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती. It is used up only to bring about a change in state. Therefore, temperature becomes constant. Once the state is changed, kinetic energy क्या हो जाती है, starts to increase. Why do the driver and person seated in front need a seat belt? सीट बेल्ट क्यों होती है उनके लिए? और 25 में एक और करके क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब आंसर देखते हैं क्या है। हमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपकी कार चल रही है बहुत स्पीड में या कैसी भी स्पीड में, और वो सडनली 0 पे आ गई, तो क्या हो रहा है, मोमेंटम जो है कार का वो एकदम से 0 हो गया। एक और कितने टाइम में 0 हो गया, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 0 हो गया, शॉर्ट टाइम में 0 हो गया, है ना। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा, सीट बेल्ट लगाई। सीट बेल्ट से क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, आपके आगे गिरने का टाइम
इंक्रीज हो जाएगा, और जब टाइम इंक्रीज होगा तो मोमेंटम कम लगेगा। मोमेंटम कम लगने की वजह से स्टॉपिंग फोर्स जो है वो लेस एक्ट करेगी। तो इससे पैसेंजर में आइदर नॉट गेट इंजर्ड एट ऑल या फिर उसको लेस इंजरी हो सकती है। इट इज ऑब्वियस दैट सीट बेल्ट रिड्यूस पैसेंजर्स मोमेंटम मोर जेंटली एंड हेंस प्रिवेंट इंजरीज। तो जो मेन कॉन्सेप्ट इस आंसर के लिए था वो क्या था? मोमेंटम का। मोमेंटम आपको ध्यान रखना था यहाँ पे। तो इसका और पार्ट डिस्कस करना है अब हमें। स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी से थ्रोन करा, क्रॉस द फ्रोजन लेक, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आई कितने डिस्टेंस के बाद? 50 मीटर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है हमें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें क्या है? एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। मास तो है हमारे पास, ये तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन को निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या है? 0। डिस्टेंस क्या ट्रैवल करा? 50 मीटर, है ना। तो यहाँ से हम 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a क्या हो जाएगा? 0 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 50 रहेगा ना। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 अपॉन में 100। क्या आ गया? a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास दिया है हमें 1 kg, तो 1 इंटू माइनस का 4, तो फोर्स क्या आ गई? -4 न्यूटन। अब एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हीलियम एटम जिसका एटॉमिक मास दिया है हमें, 2 प्रोटॉन्स बताए हैं, तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सारी वैल्यू दे रखी है, 4 दे रखी है और ये 2 दे रखी है, 2 आंसर हो जाएगा इसका। ड्रॉ अ कर्व शोइंग डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन with respect to distance for disturbance produced by sound. Mark the position of compression, rarefaction on this curve. Also define wavelength and time period using this curve. तो हमें पता है कैसा कर्व बन जाएगा यहाँ पे। ये कुछ हमारा कर्व बन जाएगा। ये क्या है? ये है रेयर फैक्शन, और ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? डिस्टेंस, जो हमारी एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे क्या है? डेंसिटी या फिर प्रेशर। ये तो हो गया हमारा ग्राफ। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। वेवलेंथ को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? लैम्डा से, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या फिर रेयरफैक्शन। और टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। Composition of nuclei of 2 atomic species X and Y are given. ठीक है, इसके प्रोटॉन दे रखे हैं, इसके न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं दोनों के। गिव द मास नंबर, मास नंबर बताना है, और क्या रिलेशन है इन दोनों का। हमने पढ़ा अभी अभी फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उधर ले जाओ, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो गया हमारा मास नंबर। तो यहाँ पे x का मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 12, और y का क्या हो जाएगा? 6 प्लस 8 यानी कि 14। दोनों के प्रोटॉन्स सेम है और एटॉमिक मास दोनों के डिफरेंट है।
तो जब हमारे प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं और मासेस डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आइसोटोप्स। तो ये इन दोनों का रिलेशन है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। इनके हमें ग्राफ बनाने हैं। तो ये ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंड ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा? वेलोसिटी टाइम का, कि कुछ वेलोसिटी थी लेकिन फिर रिटार्डेशन हो गई। तीसरा ग्राफ क्या हो जाएगा? कि कुछ एक्सेलरेशन थी लेकिन रिटार्डेशन हो गई। तो ये आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखानी पड़ेगी ना, एक्सेलरेशन टाइम का नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे। बस ये बन गए हमारे 3 ग्राफ। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद ओ एस सेंटर, एओ और ओबी। ये क्या है हमारे? 5 सेंटीमीटर दोनों, ये रेडियस है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कैलकुलेट पहला डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेस बी। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ, है ना। तो यहाँ पे ए से बी का निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे ए से बी हाफ ही तो ले रहा है ना वो, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू में आर, तो पाई इंटू 5, तो 5 पाई सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए से बी, डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकते हैं, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। Each of the following, a force F is acting on object mass m. Direction of displacement is from west to east, shown by longer arrow. Observe the figure carefully. State whether work done is negative, positive or zero. यहाँ पे हमें बस एंगल देखने हैं। क्या यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है मेरा? 0। यहाँ पे क्या है? 0 एंगल बन रहा है ना, 0 डिग्री एंगल। फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव। और के तीसरा क्या है? ये रहा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल क्या बन गया? 180। 180 में मेरा वर्क डन क्या बन जाता है? नेगेटिव। Give reason for the following road accidents occurring due to high speed are much worse than accident due to low speed of vehicle. Okay, second part क्या बोल रहा है? When a motor car makes a sharp turn at high speed, passenger tends to get thrown to one side. ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट पार्ट में क्या लॉजिक लगेगा? मोमेंटम बहुत ज्यादा और एकदम से एक्सीडेंट हुआ तो मोमेंटम बन गया 0, है ना। तो वो चीज बहुत ज्यादा वर्स होती है। टाइम पीरियड शॉर्ट, वही थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था हमने आंसर, वही लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड पार्ट में लोअर पोर्शन जो है वो तो सडनली टर्न हो गया आपका मोटर कार के साथ, लेकिन अपर पोर्शन नहीं टर्न होता ड्यू टू इनर्शिया। तो अपर पोर्शन जो है वो मूव फॉरवर्ड कर जाता है और पैसेंजर जो है वो थ्रो हो जाता है टू दी वन साइड। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? रैपिड मूवमेंट होगी और पैसिव में स्लो हो जाएगी। एक्टिव में हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, पैसिव में कोई जरूरत नहीं होती। एक्टिव में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और पैसिव में क्या होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। और फोर्थ भी लिख सकते हो आप इसमें कि मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर बाय एक्टिव, और स्मॉल या वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किससे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ कैन यू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? तो हम क्या करते हैं इसमें? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द पावर of eyepiece
एंड ऑब्जेक्टिव लेंस या लेंसेस जैसे भी लिखना है। तो मान लो इसकी पावर क्या है P1 और इसकी पावर क्या है P2। तो मैथमेटिकली अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिख दोगे P1 into P2। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। 3 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं हमारी, स्केलेटल या स्टेरेटेड, स्मूथ, नॉन स्टेरेटेड जिसको बोलते हैं, और तीसरी क्या हो जाएगी, कार्डिक मसल। तो ये वैसे मैंने बनाया, फोटो ली हुई है इसकी, तो ये हो जाएगी आपकी मसल्स। 2 giant planets, Jupiter and Saturn of solar system, are in the same line as seen from Earth. Okay. Find total gravitational force due to them on person of mass 50 kg on Earth. Could the force due to planets be important? और ये सब हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी हमारी 50 kg के बंदे पे जो कि अर्थ पे है, तो वो क्या होगी 50 into 9.8, 490 न्यूटन। लेकिन जब वो जुपिटर पे होगा तब क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स जुपिटर की क्या लग जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आपको याद होना चाहिए, इंटू जुपिटर का मास 2 इंटू 10 की पावर 27 मल्टीप्लाई में पर्सन का मास जो कि 50 है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। 6.3 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर 11। तो इसको सॉल्व करो ना, तो पहले ये सब सॉल्व कर लेना, ये पार्ट। उसके बाद हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा 1.68 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। और यही जब हम सैटर्न का लेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, सैटर्न का मास 6 इंटू 10 की पावर 26 इंटू बंदे का मास अपॉन डिस्टेंस 1.28 10 की पावर 12 इंटू 1.28 10 की पावर 12। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। हमें क्या निकालना था, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल निकालना था, है ना। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये इसको और इसको हमें क्या करना है, ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो आगे क्या बोल रहा था, कुड द फोर्स ड्यू टू प्लैनेट्स बी इम्पोर्टेंट। तो इसने बोला 10 कंबाइंड फोर्स ड्यू टू प्लैनेट्स, जुपिटर और सैटर्न, इनकी कंबाइंड फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ, ऑन अर्थ या फिर ड्यू टू अर्थ। A bag of sugar weighs W at certain place on the equator. If bag is taken to Antarctica, then will it weigh the same or more or less? तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वेटर पे लेस होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है। तो हमें पता है वेट इक्वल टू मास इनटू जी। अब मास तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो जितना जी बढ़ाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा, और जितना ये कम करोगे उतना ये कम होएगा, है ना। तो अब इक्वेटर पे वेट क्या हो जाएगा, लेस होगा देन वेट एट पोल्स। तो अगर हम a bag of sugar weighs W at certain place on equator, और जब हम उसको अंटार्कटिका लेके जाएंगे तो इट विल बी मोर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एक पर्सन का वेट दिया है हमें ऑन मून, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 1/6 हो जाती है. If value of g on earth is this, then calculate g on moon. तो g मून पे क्या हो जाएगी, 1/6 ऑफ 9.8 यानी कि 1.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बी पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए. तो हमें पता है वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. तो यहाँ से हम मास निकालना है हमें, मास इक्वल टू वेट अपॉन जी, 110.84 अपॉन 1.36 जो कि आ गया 68 kg. सी पार्ट में क्या पूछा है, वेट ऑफ पर्सन ऑन दी अर्थ, है ना, अर्थ पे पूछा है. तो वेट इक्वल टू मास इंटू जी, वो क्या हो जाएगा 68 इंटू 9.8 जो हमारा क्या बन रहा है 666.4 न्यूटन. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज रिलेटेड टू मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस, डिराइव इट. हमें यहाँ पे डिराइव करना है, तो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ. थ्योरेटिकल पार्ट तो आप अपने आप लिख लेना है यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, उसको कैसे देते हैं, F इक्वल टू जी बड़ा M छोटा m अपॉन आर स्क्वायर, है ना. ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है. फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी. तो ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जब हम, तो एम जी इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. यहाँ से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक एम से एक एम चला गया, जी एम बाई आर स्क्वायर बड़े वाला एम. और बस यही हमें निकालना था. अब क्वेश्चन नंबर 35, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लिखो. और हमने क्या दिया है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, उनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ड्राई रेजिन्स जो हैं उनको प्लेन वाटर में डाल दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं. स्टेट द रीजन फॉर वट एवर इज ऑब्जर्व. वट वुड हैपन इफ दीज रेजिन आर देन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, तब क्या होगा. तो हमें पता है सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर आता है जो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स को. गोल्गी अपरेटस आता है, स्टोरेज का, पैकेज का, डिस्पैच का काम करता है ये. लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं इनको. राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. वैक्यूल्स क्या करते हैं, टर्जिडिटी देते हैं. स्टोर हाउस होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का. वो जो और करके था उसका आंसर पढ़ते हैं. लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, RER के बने होते हैं. तो लाइसोसोम्स क्या है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है, ठीक है. एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट द डैमेज्ड सेल, इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं. Lysosomes break up the foreign material entering into cells such as bacteria or food into small pieces. ड्राई रीजन्स में क्या हो जाता है, वो स्वेल करेंगे ऑब्वियसली जब आप उनको पानी में डालोगे. और जब हम इनको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल टैबुलर फॉर्म. और किस किस हिसाब में आपको डिस्टिंग्विश करना है, स्टेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी और टाइप ऑफ मिक्सचर. गिव एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. और उसके बाद हमें क्या करना है, हाउ विल यू प्रिपेयर अ 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास इन वाटर. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. तो स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, ठीक है, सेटल नहीं करते.
ये अनस्टेबल होते हैं, ये सेटल डाउन कर जाते हैं जब हम उनको अनडिस्टर्ब करें तो। कोलॉइड क्वाइट स्टेबल होते हैं, constituent particles do not settle down on keeping undisturbed. Filterability, particles cannot be separated, यहाँ पे नहीं होते सेपरेशन, ठीक है, हमें फिल्टर पेपर चाहिए। पार्टिकल्स लार्ज होते हैं यहाँ पे तो इजीली सेपरेबल हो जाता है ना। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर, और इसमें हमें क्या चाहिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चाहिए होता है। ये सॉल्यूशन हमारे क्या है, होमोजेनस होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजीनस होते हैं, और कोलॉइड क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं, हमें होमोजेनस जैसे दिखते हैं। का सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफाइंड बाय नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो किस हिसाब से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। और क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या हो जाएगा, सेम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो अब हमें दिया था 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं, बाय 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको पढ़ना है और फिर सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं आप। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक, while in multicellular show division of labor such as plant tissue, animal tissue. Plant tissue are of two types, meristematic and permanent. मेरिस्मेटिक में क्या है, पावर ऑफ सेल डिवीजन होती है, इट इज फाउंड ऑन दैट रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रोज। इसके भी टाइप्स है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल क्या है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ। ओके, लेटरल में क्या है, lateral side of stem and increases the girth. Intercalary में it is present at internodes or base of leaf and increases the length between the nodes. Which tissue help in secondary growth of plant? तो कौन सा होगा, कैम्बियम। कैम्बियम tissue help in secondary growth of plant. In what region of plant does intercalary meristematic growth occur? तो इंटरकैलरी वाली कहाँ पे होती है, बिटवीन मैच्योर सेगमेंट्स इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक ग्रोथ अकर्स। वेयर डज मेरिस्मेटिक टिश्यू मोस्टली फाउंड इन प्लांट? तो प्लांट में कहाँ पे मिलेंगे हमें, रूट और शूट में मिलते हैं हमें मेरिस्मेटिक टिश्यूज। वाई कैम्बियम इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम? Cambium is called lateral meristem because it increases the girth. Literally increase करता है ये चीज increase करता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग और rearing, caring, management of honey bee on large scale. इसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। प्लेस वेयर bees are raised उसको एपीरी बोलते हैं। Bee keeping requires low investment and generates additional income. Hence it is done by farmers along with agriculture. ये varieties हैं bee की। Why bee keeping should be done in good pasturage? तो क्योंकि हमें हनी प्रोड्यूस करना है, सबसे पहली बात तो ये। और जब उसमें plenty of flowers होंगे, bees जो जहाँ से अपना क्वालिटी नेक्टर ले पाएगी, तो ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बीज भी इंक्रीज होएगा, है ना। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
Does honey bee help in pollination? Which type of flower attract honey bee? तो yes, pollination में help करती है वो, और bright color के flowers उनको attract करते हैं. Mention products obtained from honey bee. यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि honey तो मिलता है उससे, और क्या मिलते हैं? bee wax, bee venom, royal jelly, ये सब भी मिलते हैं. What is the best season to start beehive? तो कौन सा होगा? वो स्प्रिंग सीजन होता है. क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं. पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल होते हैं. ठीक है. ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस. स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. Components of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. Solute-like components or dispersed particles in colloidal form the dispersed phase, and component in which dispersed phase is suspended उसको क्या बोलते हैं? dispersion या dispersing medium. तो पहले dispersed phase और dispersion medium में क्या अंतर है? dispersion medium continuous medium है जिसमें dispersed phase is distributed throughout. Dispersed phase क्या है? Composed of particles that are distributed through another phase. Homogeneous और heterogeneous mixture में क्या difference है? तो homogeneous का uniform composition होता है, heterogeneous का नहीं होता, vary कर जाता है. Homogeneous क्या होते हैं? Same phase में, whereas heterogeneous substances can be of two phase और layer में separate. What is emulsion? या फिर solid sol का एक एग्जाम्पल दो. emulsion क्या होता है? mixture of two or more liquids. ठीक है, ये तो emulsion की आपको पूरी डेफिनेशन है, वो पढ़ लेना आप एक बार. और solid sol का एग्जाम्पल क्या है? colored gemstone. और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी हो, और हम ऐसे ही और सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व कराना चाहते हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो बेझिझक होके. और आपका फिर से धन्यवाद कि आपने न्यूमेरिकल वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, वीडियो को लाइक किया है. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.